नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने डामटा में आयोजित 22वें राज्य स्तरीय यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बता दें कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और यमुना घाटी की पौराणिक परंपराओं को उजागर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। माननीय विधायक जी के द्वारा हमने अपने नौजवानों के प्रतिभा कौशल के लिए, उनके विकास के लिए, खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए अलग से निर्धारित की है। भाइयों बहनों, आज खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन्हें उचित मंच प्रदान के लिए बहुत सारे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अभी हम युवा महोत्सव देहरादून में कर रहे हैं, हम खेल महोत्सव करते हैं, खेल महाकुंभ करते हैं। इन खेल महाकुंभ के माध्यम से नीचे हमारे न्याय पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से अनेक हमारे युवा नौजवान खिलाड़ी भाई खेलते खेलते अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते करते राज्य स्तर पर भाग लेते हैं, और राज्य स्तर में भाग लेने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे से सबको आने का मौका मिलता है। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं इसमें उभर कर सामने आएंगी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी एक ऐसा मंच मिले, हर बच्चे को मंच मिले, जहां वो अपने कौशल को संवार सके, अपने सपनों को साकार कर सके। उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, प्रतिभा है, उसके अंदर योग्यता है, तो सरकार उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी जिससे कि वो अपने जीवन के सर्वोत्तम को प्राप्त कर सके। भाइयों बहनों, इसको हमारी सरकार द्वारा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के विकास के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कलाएं और पारंपरिक संगीत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से हम सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। उनको जहां आगे बढ़ने के लिए सहयोग की आवश्यकता है सरकार की, हम इस प्रकार की नीति बना रहे हैं। हमने खेल नीति बनाई, उसमें हमारे खिलाड़ियों को खेलने के लिए, जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए सभी प्रकार की हमने व्यवस्थाएं की हैं। हम राज्य में आयोजित होने वाले अनेक सांस्कृतिक आयोजनों और पारंपरिक जो मेले हैं हमारे, उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस मेले के आयोजन के लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजातीय क्षेत्र को, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको मजबूत करने के साथ साथ अनेक जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगर मैं आपके पुरोला विधानसभा की बात करूं तो पुरोला विधानसभा उत्तराखंड का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री घोषणा अगर किसी क्षेत्र में हुई है तो पुरोला विधानसभा में हुई है। अब जब ये घोषणा की बात करते हैं तो मैं इनसे कहता हूं, पहले पुरानी वाली घोषणाएं सब पूरी करवाइए। इतनी सारी घोषणाएं इन्होंने करवा ली है यहां पर। और ये विधायक जी जब भी आते हैं, जब ये विधायक जी, जब आप लोग सोचते होंगे कि ये कहां चले गए, 1-2 दिन यहां नहीं दिख रहे हैं, तो ये 1-2 दिन कहीं नहीं दिखते। ये इतने सारे पत्र लिख कर लेके आते हैं मेरे पास और घूमते रहते हैं सचिवालय में, यहां से वहां, वहां से यहां, और लगातार क्षेत्र की कामों के लिए मैं देखता हूं एक एक सेक्शन में जाते हैं। हमारे जिलाधिकारी मेहरबान जी
बैठे हैं, ये अपर सचिव रहे हैं वहां पर, तो वहां बड़ा कठिन होता है काम करवाना। काम आसानी से होते नहीं है, क्योंकि बहुत काम पूरे प्रदेश के काम होते हैं। जो वहां ज्यादा पैरवी कर पाता है उसके काम तेजी से बढ़ते हैं। तो इनको इसमें भी महारत हासिल हो गई है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हरिपुर यमुना तीर्थ स्थल को पुनः विकसित, पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया यही हमने शुरू की है, और इसका शिलान्यास करने का भी मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अभी नारायण सिंह चौहान जी बता रहे थे, पिछली बार मैं पहले भी यहां आना चाहता था, आप सब लोग मुझे कई बार बुलाने के लिए आए, और सच बताऊं तो ये संजोग बनता है, जब जहां जाना होता है तभी वहां व्यक्ति पहुंच पाता है। मेरे मन में बहुत इच्छा थी, हाँ ये जरूर था कि मैं आपके बीच में उस समय सशरीर नहीं आ पाया, लेकिन वहां से नहीं, चौहान जी को मैंने बोल दिया कि अब चौहान जी ने कहा कि संन्यास नहीं लूंगा बिल्कुल, नहीं तो ये जो है तो इन्होंने जितने भी पत्र मुझे दिए, मैंने कोशिश करी कि वो सारे काम आपके धरातल पर उतरें। और इसी प्रकार से हम यमुना जी में हमारी योजना है कि श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, इसका वृहद निर्माण करने की है, जिसके अंतर्गत यमुना जी पर भी बहुत विभिन्न प्रकार के घाट बनाए जाएंगे। इन घाटों पर जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में या अन्य स्थानों पर जो विशेष आरती का आयोजन हो रहा है, उसी प्रकार यहां पर भी विशेष आरतियों का आयोजन किया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र का जहां समुचित विकास होगा, उसके साथ साथ यहां पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। लोग हमारे तीर्थयात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, और हमारे इस पूरे क्षेत्र का जो ये मनोरम दृश्य है, इस दृश्य को देखेंगे, आएंगे, हमारे होम स्टे बढ़ेंगे, यहाँ के कारोबार बढ़ेंगे, होटल वालों के होटल अच्छे चलेंगे। उत्तराखंड में जहां दीपावली के 11 दिन बाद इगास का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने भी लोगों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के संरक्षण के लिए आगे आए और पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व इगास को मनाएं। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना एवं इन्हें आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में पिछले वर्ष सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया था, जिसके उपरांत हमने देवभूमि के लोक पर्व इगास को हर्ष पर्व के रूप में भी सभी श्रमिकों के साथ मनाया था। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। एक बार पुनः आप सभी को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद इगास या बूढ़ी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वहीं पौड़ी में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने भैलो खेला और लोगों को मिठाइयां बांटकर सभी को इगास की शुभकामनाएं भी दी। केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अपर पुलिस महानिरीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रुद्रप्रयाग में केदारनाथ विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए जिले को 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है और सभी जगहों पर पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। साथ ही जिले से लगे हुए बॉर्डर्स पर भी चेकिंग के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून में शिक्षा विभाग ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया है, जिसके तहत मुख्य शिक्षा अधिकारी और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे। सभी स्कूलों में टीवी लगाए जाएं, साथ ही छोटे बड़े बच्चों के लिए विद्यालयों में झूले, स्लाइड्स जैसे खेलने के साधन भी लगाए जाएं। उन्होंने बताया है कि स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और कक्षाओं को पेंटिंग के जरिए आकर्षक बनाया जा रहा है। वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। सो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। उचित प्रकाश व्यवस्था प्रत्येक क्लासरूम में, जो एटलीस्ट 1 आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बन रही थी उसका कार्य ऑलरेडी सभी स्कूल्स में चल। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से डीएम ने भी आदेश दे दिए हैं कि स्कूलों को बेहतर बनाना है, तो क्या माने किस तरह से स्कूल प्रबंधक लगातार अब मैनेजमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं? जी विशाल, डीएम समीन बंसल ने पूर्व में भी एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने इस तरीके के निर्देश भी दिए थे और इस तरीके की बातें भी कही थी कि स्कूलों को अभी स्मार्ट बनाया जाना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं बच्चों के लिए अच्छी और होनी चाहिए ताकि बच्चों को और अच्छे से शिक्षा मिल सके। खेल के क्षेत्र में जो है बच्चे आगे बढ़ सके, इसको लेकर तमाम उन्होंने बैठक भी की। पर अब एक बार फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट विद्यालय, व्हाइट बोर्ड हो या बैठने के लिए फर्नीचर हो, उनके खेल के लिए मैदान हो और खेल के मैदान के साथ साथ ही उपकरण हो, तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाओं पर विद्यालयों को जोर देना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और उनके अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा और खेल में भी जो है वो आगे क्षेत्र में जो है आगे बढ़े। इसको लेकर अब स्मार्ट विद्यालयों की तरफ जोर दिया जा रहा है और ऐसे में इसको लेकर जिस तरीके से डीएम समीन बंसल ने कहा कि लगातार कार्य हो भी रहे हैं, कई विद्यालयों में व्हाइट बोर्ड लगाए भी जा चुके हैं, कई विद्यालय को लेकर आगे कार्य में स्मार्ट विद्यालय होना ये एक अच्छी बात है क्योंकि बच्चों को इससे काफी फायदा भी होगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होगा और बच्चे जो पढ़ेंगे आने वाले समय में वो और भी बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आने वाले सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी युवा जो है जब उन्हें इस तरीके के उपकरण और सुविधाएं मिलेगी तो ऐसे में आने वाले समय में अच्छा कार्य वो कर सकते हैं और उत्तराखंड का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। तो आगे क्या माने अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं स्कूलों को, कैसे उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाना है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट स्कूलों में भी बना रहे? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, इसको लेकर चाहे इस विद्यालयों की लिपाई पुताई की बात हो या तमाम चीजें हो, इससे सौंदर्यीकरण हो या बैठने के लिए, क्योंकि कई विद्यालयों में ऐसा है बैठने के लिए फर्नीचर नहीं होता है, बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे में फर्नीचर की व्यवस्था हो। ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे बच्चों का पढ़ाई की और इंटरेस्ट भी बढ़ता है और जिस तरीके से अभी अगर देखा जाए तो सरकारी विद्यालयों की तरफ से बच्चों का और यहाँ तक कि उनके अभिभावकों का भी इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। वो अभिभावक भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़े, लेकिन अगर ऐसी तमाम सुविधाएं जिस तरीके से प्राइवेट विद्यालयों में सुविधाएं होती है अगर उसी तरीके की सुविधाएं सरकारी विद्यालयों में दी जाएगी तो ऐसे में बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और गरीब के बच्चे भी एक अच्छी शिक्षा जो है वो ले पाएंगे। तो ये काफी सराहनीय भी है और आगे किस तरीके से इस पर काम होता है, बड़े दफ्तर पर किस तरीके से कार्य होता है, देखने वाली बात है। और ऐसे में कब तक ये तमाम चीजें जो विद्यालय है वो स्मार्ट बन पाते हैं देहरादून में, ये तमाम चीजें अभी देखने वाली बात है। बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने एसएनसीयू का शुभारंभ किया है। इसके बाद मंत्री धन सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डीएम देहरादून समीन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन और अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक भी मौजूद रही।
और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, किस तरह का निरीक्षण ये रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं मंत्री की ओर से? जी विशाल, देखिए आज स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आज गांधी शताब्दी जो है जिला चिकित्सालय में पहुंचे और ऐसे में वहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, तमाम व्यवस्थाएं भी जांची और इसी के साथ साथ ही उन्होंने नवजात देखभाल इकाई यानी कि SNCU का लोकार्पण भी किया और वहां पर ताकि जो बच्चों की देखभाल है वो भी हो सके। और इसमें हालांकि काफी समय भी लगा है गांधी शताब्दी अस्पताल में, क्योंकि लंबे समय से मांग भी हो रही थी और लंबे समय से इसको लेकर कार्य भी हो रहा था, तो उसको लेकर थोड़ा विलंब भी हुआ है। लेकिन अब जो है SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो है गांधी शताब्दी अस्पताल में शुरू हो चुकी है और इससे जो है आने वाले समय में काफी लाभ भी जो है लोगों को मिलेगा और काफी जो है लाभ उससे मिलेगा। और ऐसे में इसको लेकर जो यूनिट तैयार की गई है उसको का लोकार्पण भी आज स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया है। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार लगातार जो है कार्य कर रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर हो, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, उसके साथ ही पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, इनको भी शुरू करने का लक्ष्य जो है उन्होंने कहा है कि आगे कार्य हो रहे हैं। और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज वो बन रहा है। इस तरीके के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए जो है लगातार जो है कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इस तरीके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। और उनका कहना है कि आने वाले समय में भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके, इसको लेकर तमाम कार्य जो है वो किए जाएंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब महज 5 दिन का वक्त रह गया है। वहीं बुधवार से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की वैदिक प्रक्रिया पंच पूजा भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए BKTC प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बावजूद इसके भी बद्रीपुरी आने वाले श्रद्धालुओं की आमद में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड के कोने कोने से जहां इन दिनों श्रद्धालु कार्तिक स्नान के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, वहीं विभिन्न प्रांतों की देवडोलियां भी हरिनारायण दर्शन के लिए बद्रीपुरी पहुंच रही हैं। सोमवार को जहां बद्रीपुरी में करीब 11,500 श्रद्धालुओं ने हरिनारायण भगवान के दर्शन किए, वहीं अब तक करीब 13,80,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार अब श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। बद्री विशाल के कपाट भी बंद होने हैं 17 नवंबर को। और संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं अभी? देखिए, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने में अब महज 5 दिनों का समय शेष है और कल से जो है जो कपाट बंद होने से पहले जो शंकराचार्य जी के समय जो वैदिक परंपराएं चलती है, पंच पूजाएं, उसका भी आगाज हो जाएगा। लिहाजा आज जो है मंदिर प्रबंधन पूरी जो अंतिम चरण की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज भी लगभग सुबह अभी दोपहर 1 बजे तक जो है 6,500 श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच चुके थे। कल भी लगभग 12,500 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के लिए दर्शनों के लिए पहुंचे और ये आंकड़ा इस बार अभी 13,82,000 से ऊपर जो है अभी जा चुका है। अभी जबकि 5 दिनों का शेष भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने में है। लगातार जो है देवदूत डोलियों से लेकर के विशिष्ट अतिथि और अन्य जो है गणमान्य देश के कोने कोने से अतिथियों का भी जो है आवागमन इस दौरान हो रहा है। खिली धूप है, चटक धूप है। हालांकि जो सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले जो है कड़ाके की शीतलहर जो है धाम में पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से कार्तिक स्नान के लिए अपार जनसमूह जो है श्रद्धालुओं का पहुंच रहा है, तो आस्था कहीं न कहीं जो है इस सर्दी पे भी भारी बद्रीपुरी में पड़ती नजर आ रही है। जी, तो ऐसे में क्या माने, अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं बाबा के? देखिए, कपाट खुलने से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो 13,80,000 का आंकड़ा जो है अभी पार हो चुका है। अभी जबकि 5 दिनों का समय और बाकी है और अगर यही आंकड़ा लगातार जारी रहा तो इस बार भी 15 लाख से ऊपर जो है ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पहुंच जाएगा। लगातार जो है श्रद्धालु बड़ी तादाद में कार्तिक स्नान के लिए यहाँ पे अलकनंदा नदी के तट में पहुंच रहे हैं और कुछ लोग जो तप्त कुंड में भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का लग रहा है जैसे कुंभ में भीड़ नजर आती है, तो उसी तरह देव दर्शनी जो भगवान का प्रवेश बद्री विशाल का प्रवेश द्वार है, देव दर्शनी
से ही इतनी भीड़ नजर आ रही है कि ऐसा कुंभ का नजारा जो है बद्रीपुरी में नजर आ रहा है। अब आज जो है पूरी तरह भगवान बद्री विशाल के मंदिर को आज और कल से सजाया जाएगा फूलों से, फिर और कल जो है पंच पूजा कल से जो है शुरू हो जाएगी और इसी तरह विधि विधान से 4 दिन की लगातार पूजाओं के बाद 17 नवंबर को जो रात्रिकालीन मुहूर्त होगा 9:07 पे उसमें जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगामी 14 फरवरी माफी चाहेंगे 14 नवंबर को श्रीनगर में शुरू होने जा रहे साप्ताहिक वैकुंठ चतुर्दशी मेले के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने श्रीनगर स्थित नगर निगम के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्य और के साथ ही तमाम विषयों पर चर्चा की गई है, जिसके बाद सभी अधिकारियों को समय से तैयारी पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने बोट को इंट्रोड्यूस किया था, इस बार हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही जो हमारी कल्चरल रिचनेस है, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग ये भी ट्राई करेंगे इस साल हम कुछ नए कल्चरल रिचनेस या कल्चरल डाइवर्सिटी को इसमें डिस्प्ले कर सकें। वेपन्स को लेकर के भी एक सेगमेंट बनाए जाने हैं, पुराने श्रीनगर शहर की विरासतों को लेकर फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे मेले को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान किस तरीके से। उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान के बहुउद्देशीय हॉल में चल रही स्टेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चमोली जिले के टेबल टेनिस खिलाड़ी के बच्चों का जलवा बरकरार रहा। आजीगाज पर्व पर चमोली जिले के लिए टीटी खेल से 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीतने की खबर से चमोली जिले से लेकर सीमांत ज्योतिर्मठ तक खुशी का माहौल है। जिसके बाद खेल विभाग चमोली के अधिकारियों ने भी टीटी टीम चमोली को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।